जय हिंद दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही है। उन्होंने पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए साफ साफ कह दिया, हमारी सीमा चीन से नहीं तिब्बत से लगती है। अब सुनिए ध्यान से। खांडू साहब ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की जो करीब 1200 किलोमीटर की लंबी सीमा है वो असल में तिब्बत से जुड़ी हुई है और ये सीमा उस जमाने में तय हुई थी जब तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, यानी जब चीन का नामो निशान भी नहीं था। मतलब साफ है, जो चीन आज जांगनान बोल बोल के गला फाड़ रहा हो वो तुम्हारी विरासत नहीं है और ना कभी थी। खांडू जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, चीनी दावा पूरी तरह निराधार है। अब इस बयान में सिर्फ एक सीमांकन नहीं था, इसमें एक बड़ा कूटनीतिक संदेश छिपा था। भारत अब चीन की कहानियों को सिर्फ खारिज नहीं कर रहा, तिब्बत की एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता को भी पूरी गरिमा के साथ मान्यता दे रहा है। और बस यही बात है जो ड्रैगन को खल रही है, क्योंकि अगर तिब्बत आजाद था तो फिर चीन का दावा पानी की तरह बहता चला जाता है। यानी पेमा खांडू ने न सिर्फ नक्शे पर लाइन खींची बल्कि इतिहास की किताब में भी नया बोल्ड चैप्टर जोड़ दिया है। अब देखना यह है कि बीजिंग इस बयान से तिल मिलाकर और क्या क्या बड़बड़ाता है। अब जरा पीछे चलते। साल था 1914। भारत की सीमाओं के इतिहास में एक ऐसा मोड़ जिसने आने वाले 100 सालों की राजनीति और भूगोल दोनों को हिला कर रख दिया। शिमला एग्रीमेंट। जी हाँ, शिमला में हुई थी एक त्रिपक्षीय बैठक जिसमें 3 पार्टियां शामिल थी, ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि। अब यहाँ पे ट्विस्ट सुनिए। इस समझौते में जो सीमा रेखा तय की गई वो थी मैकमोहन लाइन और ये रेखा खींची गई थी ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच, ना कि चीन और भारत के बीच। मतलब इसका साफ साफ अर्थ है कि उस समय तिब्बत को एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर स्वीकार किया गया था और चीन वो तो इस समझौते को ऑफिशियली साइन तक नहीं कर पाया। लेकिन मजे की बात यह है कि चुपचाप उसका पालन करता रहा। क्यों? क्योंकि तब चीन की हालत ऐसी नहीं थी कि तिब्बत पर संप्रभुता का डंका पीट सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1950 में सब पलट गया। पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना ने अपनी सेना घुसा दी तिब्बत में और उसे जबरदस्ती हड़प लिया। फिर क्या था? तुरंत मैकमोहन लाइन को इल्लीगल कहना शुरू कर दिया और अरुणाचल प्रदेश पर बिना सिर पैर का दावा ठोक दिया। अब यहाँ गौर कीजिए, जो सीमा ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच तय हुई थी वो उस वक्त की बात है जब चीन जैसा कोई पक्ष जमीन पर मौजूद नहीं था। इसलिए जब आज पेमा खांडू ये कहते हैं कि हमारी सीमा चीन से नहीं तिब्बत से लगती है तो ये कोई भावनात्मक बयान नहीं है, ये इतिहास की ठोस जमीन पर खड़ा हुआ तथ्य है। और चीन के पेट में जो दर्द हो रहा है वो इसी ऐतिहासिक सच्चाई से है, क्योंकि मैकमोहन लाइन अगर वैध है तो फिर जांगनान की थाली में कुछ भी नहीं परोसा गया है ड्रैगन को। इतिहास भूल सकते हो लेकिन इतिहास तुम्हें नहीं भूल सकता। अब सुनिए, पेमा खांडू जी का बयान सिर्फ इतिहास की किताब खोलने तक सीमित नहीं है। उन्होंने साफ साफ आने वाले भविष्य के खतरे की तरफ भी उंगली उठाई है और वो खतरा है यारलुंग सांगपो पर चीन द्वारा बनाया जा रहा मेगा डैम। जी हाँ, वही नदी जो भारत में आकर कहलाती है ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में से होते हुए आसाम और पूरे नॉर्थ ईस्ट का जीवन बन जाती है। अब खांडू साहब ने इसे सिर्फ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं माना, उन्होंने इस डैम को करार दिया वाटर टेकिंग बम, मतलब एक ऐसा जल हथियार जो ना जाने कब फट पड़े। उन्होंने कहा, चीन जिस विशाल स्केल पर इस डैम का निर्माण कर रहा है वो न सिर्फ पर्यावरण के लिए तबाही है बल्कि इससे भारत की जल संसाधनों पर भी सीधा हमला हो सकता है। अगर चीन ने इस डैम से पानी का बहाव रोका तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में सूखे की नौबत आ सकती है और अगर कभी स्ट्रैटेजिक रूप से पानी छोड़ दिया तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर सब में बाढ़ आ सकती है, वो भी ऐसी कि ना मौसम विभाग को पता चलेगा ना SDRF को। यानी ये डैम सिर्फ सीमेंट और स्टील का ढांचा नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल हथियार है, एक ऐसा हथियार जो बिना गोली चलाए पूरा का पूरा इलाका डुबो सकता है। और ये संकट केवल भारत तक सीमित नहीं है, ब्रह्मपुत्र का पानी बहता है बांग्लादेश तक। तो सोचिए, अगर अपस्ट्रीम में कोई तानाशाह ड्रैगन बैठा हो तो डाउनस्ट्रीम का पूरा सिस्टम का फूटेगा। इसलिए पेमा खांडू का अलर्ट सिर्फ अरुणाचल के लिए नहीं है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी है। और भारत को चाहिए कि इस पानी के बम को हल्के में ना ले, वरना जब ये फटेगा तो सिर्फ नदी नहीं लाखों जाने जा सकती है। अब मामला सिर्फ जमीन का नहीं रहा, अब लड़ाई आत्मा की हो चली। तिब्बत को लेकर अब जंग सिर्फ भूगोल और सीमाओं की नहीं है बल्कि सीधे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की बन चुकी है। सवाल बड़ा है, बेहद बड़ा। अगला दलाई लामा कौन चुनेगा, चीन या फिर खुद तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु और उनका परंपरागत धार्मिक समुदाय? अब देखिए, चीन का पाखंड वो लगातार कहता आ रहा है
कि अगला दलाई लामा उसी की मंजूरी से चुना जाएगा। मतलब एक नास्तिक कम्युनिस्ट सरकार ये तय करेंगी कि एक धार्मिक गुरु कौन बनेगा। वाह रे ड्रैगन, भगवान पे भी कॉपीराइट चाहिए क्या तुम्हें? लेकिन दलाई लामा जी खुद बहुत पहले साफ साफ कह चुके उनका उत्तराधिकारी उसी परंपरागत बौद्ध रीति रिवाज से चुना जाएगा जो सदियों से चलता आ रहा है। किसी भी राजनीतिक सत्ता, चाहे वो बीजिंग हो या वाशिंगटन, उसे उसमें हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। और अब इस लड़ाई में अमेरिका भी कूद पड़ा है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने खुलकर स्टैंड लिया है। तिब्बती समुदाय को करीब $6.8 मिलियन यानी लगभग 56 करोड़ रुपए की सहायता दी है। उद्देश्य साफ है, तिब्बत की संस्कृति, धार्मिक और सामाजिक पहचान को बचाए रखना। और साथ ही अमेरिका ने 2 टूक कह दिया, अगला दलाई लामा चुनने का अधिकार सिर्फ तिब्बती समुदाय को है, ना कि किसी कम्युनिस्ट सत्ता का। आप सोचिए इस पूरे खेल में भारत की भूमिका कितनी अहम हो सकती है, क्योंकि तिब्बती सरकार इन एक्साइल यहीं पर है। धर्मशाला से लेकर तवांग तक भारत ही है जो तिब्बती परंपरा को आश्रय दे रहा है। यानी अब लड़ाई केवल सीमाओं की नहीं है, बल्कि तिब्बत की आत्मा और पहचान की है। और इसमें अगर भारत चुप रहा तो इतिहास नहीं, धर्म तक चुप हो जाएगा। दलाई लामा कोई चेहरा नहीं, एक परंपरा है, और परंपरा बीजिंग के सरकारी दफ्तरों से नहीं चलती। बस बात इतनी सी है। अब दोस्तों, पेमा खांडू का ये स्टेटमेंट कोई गली मोहल्ले का बयान नहीं है, ये सीधा बीजिंग की दीवारों को खड़खड़ा देने वाला जियोपॉलिटिकल झटका है। क्योंकि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री, वो भी बॉर्डर पर स्थित राज्य का, खुलेआम कहता है कि हमारी सीमा चीन से नहीं तिब्बत से लगती है, तो ये सिर्फ इतिहास का हवाला नहीं होता, ये होता है कूटनीति तमाचा। अब देखिए, चीन अरुणाचल को जांगनांग यानी दक्षिण तिब्बत कहता है, अपने नक्शे में दिखाता है, अपने सरकारी बयानों में बार बार दोहराता है। और अब भारत के एक सीएम ने उस पूरे भूगोल को हवा में उड़ा दिया, यानी चीन का नैरेटिव ही जड़ से काट दिया। इससे इंडो चाइना रिश्तों पर असर पड़ना लाजमी है। बातचीत की मेज पर तनाव बढ़ेगा, बॉर्डर पर चालबाजी और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये स्टेटमेंट इंटरनेशनल मंच पर इंडिया की पोजीशन को मजबूत करता है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, ये है वारसा का मेला, जहाँ स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग से ग्लोबल परसेप्शन सेट होता है। और अब तो चाइना को ये समझ आ गया है, भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, मौके पर बोल भी सकता है, वो भी पूरे इतिहास के साथ। अब दोस्तों, सवाल यही है, आगे क्या होगा? और जवाब है, द्विपक्षीय संबंध का अगला चैप्टर शुरू हो चुका है। अब जब अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने साफ साफ बोला है कि हमारी सीमा चीन से नहीं तिब्बत से लगती है, तो ये बात सिर्फ बयान नहीं, भारत की रणनीतिक दिशा बन सकती है। इस बयान के बाद इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक की टेबल पर मैकमोहन लाइन और तिब्बतन आइडेंटिटीज जैसे मुद्दे फिर से उठ सकते हैं। यानी अगली बार जब LAC की मीटिंग होगी तो उसमें इतिहास की किताबें भी खुलेंगी। दूसरी तरफ जो असली टेकिंग बम है, हाइड्रो डिप्लोमेसी, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चीन का मेगा डैम बन रहा है, उस पर अब रणनीतिक चेतावनी की जरूरत है। क्योंकि अगर पानी की पॉलिटिक्स शुरू हुई तो यह सिर्फ बाढ़ और सूखे की नहीं, फुल स्केल इकोलॉजिकल क्राइसिस की कहानी बन सकती है। और जियोपॉलिटिक्स के पंडित क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यह बयान एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक मूव है, एक मैसेज है चीन को कि इंडिया अब नैरेटिव सेट करने में भी पीछे नहीं रहेगा। तो अंत में आगे क्या होगा? जवाब है, दबाव, डिप्लोमेसी और डॉक्यूमेंटेशन, तीनों का कॉम्बो आने वाला है। तो साथियों, अब जरा ध्यान से सुनिए। पेमा खांडू का यह बयान कोई रूटीन भाषण नहीं था, यह था स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक विद हिस्टोरिकल प्रिसीजन। इसमें वारसा का सेंस है, इतिहास का हक है और पर्यावरणीय चेतावनी भी पैक है। सीमा चीन से नहीं तिब्बत से लगती है, ये लाइन भारत की फॉरेन पॉलिसी में नया चैप्टर खोल सकती है। तो अब सवाल ये, क्या ये एक गेम चेंजर मूव है या डिप्लोमेटिक ट्रेलर? कमेंट में बताइए आप इस बयान को कितना दमदार मानते हैं। और हाँ, चीन को अब समझ आ गया होगा, इंडिया डजंट जस्ट डिफेंड, इट डिफाइन। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। धन्यवाद।